जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पिछले 33 सालों से यूके और फ्रांस ने सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में ये दोनों आखिर परमानेंट सीट पर बैठे ही क्यों हैं? इन दोनों को हटाकर यूएनएससी की परमानेंट सीट अब भारत और अफ्रीकन यूनियन को देने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए हाल ही में पूर्व यूएन चीफ ने एक धमाकेदार बयान देकर पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर देने के लिए एक अलग ही तूफान उखड़ गया है। इसी कारण हम आपके लिए लगातार इस तरह की वीडियो ला रहे हैं। यहां तक कि यूएनजीए के अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशन महासचिव और यूनाइटेड नेशन के पूर्व चीफ ने भी भारत को तुरंत परमानेंट सीट देने की वकालत की है। अब आप कहोगे कि अगर यूनाइटेड नेशन के महासचिव, उनके अध्यक्ष, उनके पूर्व अध्यक्ष सब भारत को परमानेंट सीट देने के लिए तैयार हैं तो फिर आखिर रोक कौन रहा है? दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे लोग भारत के वीटो पावर के लिए रोड़ा बन गए हैं, जो अपनी एक शादी के लिए हजारों करोड़ का खर्च कर रहे हैं, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए 2% भी दान देने को तैयार नहीं। आखिर पूरा माजरा क्या है, आइए वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 5000 लाइक्स। जहां तक फ्रांस और ब्रिटेन की बात है तो ये दोनों अपने जमाने में इंपीरियलिज्म के बादशाह थे। इन्होंने दूसरों को लूट कर धन कमाया और टेक्नोलॉजी चुराई। लेकिन आज इन दोनों की हालत ऐसी है कि ये अपने देश के अंदर ही दंगा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल को सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? इसलिए आवाज उठ रही है कि इन दोनों को हटाया जाए, क्योंकि ये पिछले 33 सालों में अब तक एक बार भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। इन्हें परमानेंट सीट की कोई जरूरत नहीं। खास करके ब्रिटेन को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा हुआ है और खुद यूनाइटेड नेशन पूर्व प्रमुख का कहना है कि ब्रिटेन को हटाओ और भारत को लाओ। ये बयान यूएन का कोई प्रवक्ता या आम पदाधिकारी ने नहीं दिया, बल्कि किशोर महबूबानी साहिब ने दिया है, जो सिंगापुर के एक प्रमुख राजनयिक और लेखक हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके बयान से साफ हो चुका है कि भारत P5 के अंदर ब्रिटेन की जगह ले चुका है। अगर समय रहते भारत को ब्रिटेन की जगह पर नहीं बैठाया गया तो फिर यूनाइटेड नेशन का ध्वस्त होना संभव है। जब ताइवान कमजोर हो गया था तो उसकी जगह पर चीन को परमानेंट सीट पर बैठाया गया था। ठीक उसी प्रकार आज अगर ब्रिटेन कमजोर हो गया है तो उसकी जगह भारत को क्यों नहीं बैठाया जा सकता? आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर भारत को रोक कौन रहा है। अगर चीन की बात करें तो इसे भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट से हटाना चाहिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अगर आप किम जोंग उन को सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट पर बैठा देंगे तो वो दुनिया को सुरक्षा नहीं दे पाएगा, बल्कि सबसे पहले साउथ कोरिया पर कब्जा करेगा और जापान को ठोकेगा। ठीक वही काम चीन कर रहा है। कुछ साल पहले तक चीन एक अंडे के आकार का हुआ करता था, लेकिन इसने दूसरों की जमीन चुराकर, हड़प कर, विस्तारवाद की नीति अपनाकर आज मुर्गी के आकार का हो चुका है और अब पंख फैलाए मुर्गा बनने की कोशिश कर रहा है। और आज भी फिलीपींस, ताइवान, जापान, भारत जैसे देशों को परेशान कर रखा है। हालांकि भारत को वीटो पावर देने के मामले में चीन आज उतना बड़ा रोड़ा नहीं है जितना मीडिया में दिखाया जाता है। उसका बस एक ही टारगेट है कि किसी भी तरह जापान को वीटो पावर नहीं देना है। लेकिन भारत के मामले में चीन काफी सॉफ्ट नजर आता है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। दरअसल पिछले कुछ समय में भारत ने उसकी ऐसी अकड़ निकाली है कि वो भारत के सामने झुकना सीख चुका है। एक तरफ भारत ने MTCR का प्रयोग करके फिलीपींस को ब्रह्मोस थमा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी कंपनियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। और दूसरी तरफ रूस के प्रभाव के कारण चीन भारत के खिलाफ कदम उठाने से डरता है। रूस और चीन दोनों को अच्छे से पता है कि अगर भारत ब्रिक्स से निकलकर G7 में शामिल हो गया तो इनका सारा समीकरण और डी-डॉलराइजेशन अभियान फेल हो जाएगा। इसलिए ये दोनों देश भारत को अपने खेमे में रखने के लिए अब काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। और जिस प्रकार हाल है कि चीन ने S जयशंकर के खिलाफ लिखे आर्टिकल को डिलीट किया, ठीक उसी प्रकार अब वो अपने पुराने फैसले को बदलता हुआ भारत को वीटो पावर देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो भारत के सामने झुकना सीख गया है। हालांकि रूस तो पहले से ही हमेशा भारत के फेवर में खड़ा रहा और सोवियत रूस ने 6 बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को सुरक्षा प्रदान किया है। लेकिन अब चीन भी काफी नरम होता दिख रहा है। भारत के वीटो के लिए अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो आज भी अमेरिका है। अमेरिका को हमेशा यह डर रहता है कि कहीं वीटो मिलने के बाद भारत, चीन और रूस एकजुट हो गए तो फिर पल भर में सारा खेल पलट सकता है। इसी कारण वो ब्रिटेन को भी परमानेंट सीट छोड़ने नहीं दे रहा। दरअसल अब हमें वीटो पावर पाने के लिए चीन से लड़ाई या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे ब्रिटेन को हटाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है। आप में से कुछ लोगों के सवाल मुझे मिले थे। आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है और ये बात सही है कि भारत को वीटो पावर ना मिलने का एक बड़ा कारण हमारी खुद की आंतरिक समस्याएं हैं। जैसा कि आपने पूछा कि भारत की बड़ी आबादी तकरीबन 40% गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि P5 देशों में जीवन स्तर काफी ऊंचा है।
ये बात भी सही है कि कई छोटे देश भी इस मामले में भारत से आगे हैं। ऐसे में भारत को वीटो पावर कैसे मिल सकता है? इसका जवाब समझने के लिए हम चीन और भारत की तुलना कर सकते हैं। अगर चीन अपने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है। हाँ, ये सच है कि चीन ने बहुत तेजी से अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन वहां आज भी गरीबी है। पर भारत का तरीका थोड़ा स्लो और ऑर्गेनिक है। चीन ने 2 मुख्य कारणों से इतनी तेजी से विकास किया। पहला, उसने बहुत जल्दी लिबरलाइजेशन और आर्थिक सुधार लागू किए, और दूसरा, वहां वन पार्टी सिस्टम है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी नीतियों को जबरन लागू किया। भारत में ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है। अगर यहां कोई सरकार 2 से ज्यादा बच्चों पर भी कानून बना दे तो वो सरकार गिर सकती है। फिर भी लोकतंत्र होने के फायदे भी हैं। भारत को अभी एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने चुना जो पहले चीन में थी। इससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक बड़ा फर्क ये भी है कि चीन और P5 देशों ने छोटे देशों को लूटकर अपनी स्थिति मजबूत की है, जबकि भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और अब यूके, फ्रांस और चीन को चुनौती दे रहा है। इन तीनों की कुर्सी पर भारत की दावेदारी मजबूत हो रही है, लेकिन इन तीनों में ब्रिटेन सबसे कमजोर हो गया है, इसलिए उसे हटाने की बात की जा रही है। अगर हम भारत के अमीर लोगों की संपत्ति को आधा बांट दें तो 40% गरीबों की जगह सिर्फ 10% लोग गरीबी में रह जाएंगे, लेकिन ऐसा करना सस्टेनेबल नहीं होगा। भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ेगी, उद्योगपति और आम जनता दोनों को फायदा होगा। यही कारण है कि सरकार बिहार जैसे गरीब राज्यों को आर्थिक पैकेज दे रही है, ताकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, फैक्ट्रियों का निर्माण हो और लोगों को रोजगार मिले, उन्हें अवसर मिले। इससे गरीबी में कमी आएगी। हालांकि यह चौंकाने वाली बात है कि भारत के 1% अमीर लोगों के पास देश का 40% पैसा है। सरकार को इन अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए ताकि गरीबों की मदद की जा सके। लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेसी के लिए जहां कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, ये कोई ऑर्गेनिक तरीका नहीं होगा। चीन जैसे देश इस तरह के फैसले रातों रात लागू कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने जैक मा को उड़ा दिया, लेकिन भारत में ऐसा करना मुश्किल है। अमीरों पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की चर्चा ग्लोबल लेवल पर हो रही है, ताकि अमीर लोग देश छोड़कर कहीं और भाग ना पाएं। अगर वो दूसरे देश में जाएं तो वहां भी उन्हें 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़े। अगर ऐसा होता है तो गरीबों को बड़ी राहत मिल सकती है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि भारत के टोटल GDP का 10% अंबानी फैमिली के पास मौजूद है। यानी कि भारत एक साल में जितना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से कमाता है, यानी कि लगभग $4 ट्रिलियन, उसका 10% यानी $400 बिलियन अंबानी फैमिली के पास है। हालांकि वास्तव में इनका नेटवर्थ $150 बिलियन के भी पार नहीं है, लेकिन फिर भी ये रकम काफी ज्यादा है और सरकार को निश्चित रूप से इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए ताकि देश में आर्थिक इक्वालिटी सुनिश्चित हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलें, ताकि UNSC में भारत के परमानेंट सीट की दावेदारी और मजबूत हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।